चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। लक्ष्य 360 पे सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने पॉलिटी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पॉलिटी का क्वेश्चन लाने का मेन उद्देश्य ये था मेरा कि आपके यूपीएसआई के पेपर में भी जो है पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हर पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं। आज मैं थोड़ा सा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ पॉलिटी का। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एडीओ का दे रहे हैं या बिहार पीसीएस दे रहे हैं, उन सभी के लिए जो है ये पॉलिटी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन लाया हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे और इससे कुछ सीखने को मिलेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे। फिर एक बार प्रश्न को देखिए, फिर मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। तो प्रश्न को देख लीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। एक मिनट सभी लोग। ठीक है, सब कुछ सही है, कोई इशू कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अब जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बिना समय गवाए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर उधर की कोई बातें नहीं होंगी, बात होगी सिर्फ क्वेश्चन और मैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यही क्वेश्चन पूछा है ना, कौन सा कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, यानी कि जो भी होगा हमारा फालसी होगा। असत्य पूछा है। पहला, भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। पहली बात तो ये पूछ रहा है कि भारत में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका जो स्थान है वो सर्वोपरि है, ये कहा गया सुपीरियर है। दूसरा, प्रधानमंत्री की मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंत्रिपरिषद जो है, जो मंत्रियों की परिषद होती है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, वो क्या होते हैं? भंग नहीं होते, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति एवं संसद के बीच सेतु का कार्य करता है, यानी कि पुल का काम करता है। और चौथा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी व्यवहारिक ज्ञान रखे होंगे, यानी व्यवहारिक ज्ञान आपके पास है, अगर पॉलिटी के सब्जेक्ट को अच्छे से आपने पढ़ा होगा या कोई भी किताब पढ़े होंगे आप, तो इस तरह के प्रश्नों में कोई गलती नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री की मृत्यु अगर हो जाती है तो क्या पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद भंग होता है कि नहीं होता है? आज प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देते तो उससे क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। पूरा पूरा जितने फैंटम बन के मंत्री जी लोग घूम रहे हैं और रहमो कर्मों पे, वो सभी लोग घर बैठ जाएंगे शांति से। तो पहला जो था बिल्कुल सही था कि भारत में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोच्च है। बिल्कुल सही बात है। देखो, भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है? सर्वोच्च होता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती, ये लिख के गलत कर दिया, भंग हो जाती है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई मंत्रिपरिषद है, कोई मंत्री की मृत्यु हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बस स्थान रिक्त हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कोई मंत्री है, कपड़ा मंत्री है या कोई खेल मंत्री है या स्वास्थ्य मंत्री है या शिक्षा मंत्री है, अगर कोई मंत्रिपरिषद का मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्थान फिर इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, फिर उसकी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, जबकि यहां लिखा है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, पूरा का पूरा सिस्टम खत्म। ठीक है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति एवं संसद के बीच क्या करता है? सेतु का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, एक पुल की तरह काम करता है। क्योंकि संसद किससे मिलकर बना होता है? संसद जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो क्या, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। लोकसभा क्या होता है? ये लोकसभा लिखा हो, इसे क्या लिखा हो? लोकसभा। ये क्या होता है मैं अगले पेज पे बता देता हूँ, खैर अभी बता दूंगा, रुक जाइए आप। और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए अध्यक्ष बने ही हैं बीजेपी के नितिन नवी जी। देखिए किस्मत कब बदल जाए कोई जानता भी नहीं है। हाँ। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, हाँ? कोई सोचा भी नहीं होगा कि अध्यक्ष कैसे बन जाएगा। जैसे यूपी में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है, मैं 3-4 महीना पहले ही उनसे मिला था और मुझे नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। खैर, और वही काम जो है केंद्र में भी हो गया। एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है बिहार का, वो जो है अध्यक्ष बन गए बीजेपी के। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए शांति से पढ़ाई कीजिए। कभी कल जीवन में लगता है, मुझे भी लगता है, इतना सब होने के बावजूद भी आज भी मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ना अगर कभी इस जीवन में समझ में आए कि जीवन में हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
जिस रास्ते पे चल रहे हैं सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, कब तक तैयारी करेंगे। तो बाबर का वो स्टेटमेंट याद रखिएगा कि क्या हुआ जो मैदान जंग हम हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं, अभी तो जीतने के लिए पूरा समरकंद बाकी है। तो अभी जीतने के लिए बहुत कुछ है, आप हैं ये इंपॉर्टेंट है। जीवन की आखिरी लड़ाई नहीं है, जीवन की भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है। ये तो एक छोटा सा पार्ट है परीक्षा पास करना। ठीक है। बहुत लोग देख रहे हैं आईपीएस की नौकरी छोड़ के जो है रिजाइन करके बिहार बिहार में चुनाव लड़े। बहुत लोग हार भी गए, अब उनका क्या होगा सोचो भविष्य। तो ऐसा नहीं है, जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है। खैर हम उन सब चीज़ों पे नहीं आएंगे। तो इतिहास सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जिससे आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। खैर आज पॉलिटी की बात कर रहे हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा असत्य कौन सा जाएगा, आंसर बी। क्यों, यहाँ पर लिख दिया था नहीं और असत्य पूछा था इस पे। ठीक है। और सभी की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। ये हमारा पॉइंट सही है, यानी कि ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, बी गलत है इसलिए कि भंग हो जाता है, जबकि लिखा है भंग नहीं होता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा संसद के बारे में। संसद किससे मिलकर बना होता है, संसद जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। जिसको नहीं मालूम है वो ध्यान से देख ले। एक है लोकसभा, लोकसभा, एक है राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति, राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। लोकसभा का मतलब क्या होता है, जनता का सदन इसे कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। यानी कि जनता डायरेक्ट इसमें वोट करती है, जो भी सांसद बनेगा ना जनता डायरेक्ट उसे वोट करी। और लोकसभा का क्या बोलते हैं, निचला सदन भी बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं। ठीक है। एक मच्छर के आने से जो है, देखिए बोर्ड पे क्या इफेक्ट देख रहे हैं ना, मच्छरों का प्रकोप, बताइए कैसे काम चलेगा। निचला सदन निचला सदन। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। कोई भी विधेयक आता है, कोई भी विधेयक आएगा, वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक दोनों सदनों से पारित ना हो जाए। और जब कोई भी विधेयक आएगा, या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, या पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में आएगा, मतलब दोनों जो दोनों सदनों से अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वो आता है विधेयक राष्ट्रपति के पास। और विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करते हैं, और वही क्या बनता है, देश का कानून बनता है। बात समझ में आया ना। तो किसी भी सदन में आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में आए पहले, राज्यसभा में भी आ सकता है पहले, फिर लोकसभा में बाद में चला जाए। मतलब दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करते हैं, और देश का क्या बनता है, कानून बन जाता है। बात समझ में आया सभी को, ये याद रखिएगा। तो संसद का निर्माण तीन पिलर होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है सबको, याद रखिएगा। सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, इसमें सही पूछा हुआ। पहला, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इससे पूछा हुआ है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का चयन करता है। दूसरा कह रहा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने सहयोगी मंत्रियों का चयन करने के लिए वह स्वतंत्र है। तीसरा, अपने मंत्री परिषद में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है। चौथा, अपने मंत्रिमंडल में लोकसभा के सदस्यों को अपने सहयोगी मंत्रियों के रूप में चुनने के लिए मतलब वो प्रतिबद्ध है। ये कुल मिला के क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़िए, क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, यही क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन सा वक्तव्य सही है। पहला है कि राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का चयन करता है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने सहयोगी मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा, अपने मंत्रिपरिषद में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र। बिल्कुल सही बात है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है अपने मंत्रिपरिषद में कार्य करने वाले व्यक्तियों के चयन के लिए पूरा स्वतंत्र है। मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे अधिकार है कि मैं किसे मंत्री रखूं चाहे न रखूं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। वो भी चुनाव जीत के आए हुए हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी कहां से चुनाव लड़े, तो वाराणसी से चुनाव लड़े। कोई भी सांसद जो है मान ली कोई रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़े। सभी लोग लड़ते हैं चुनाव, लेकिन कोई इसी में से क्या होता है, देश का पीएम बनता है, कोई मंत्री बनता है, बाकी सब होता है तो सभी सांसद। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह अन्य मंत्रियों का क्या करता है, चयन करता है। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति से अवगत कराता है। और पहले में क्या लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के ये जो परामर्श करके परामर्श कहां करता है, ये तो वैसे ही गलत है। बात समझ में आया बात। दूसरा है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है।
यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद से हटा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है सारा पावर पीएम के पास है, बस वो राष्ट्रपति से कहेगा इनको हटाओ, मैं आदेश दे रहा हूं इनको तुरंत हटाओ यहां से। इसीलिए मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर किसी मंत्री से अगर त्यागपत्र मांगना चाहते हैं, मान लीजिए आज कपड़ा मंत्री से त्यागपत्र मांगा, अगर वो नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, मत दो, अभी दिलवाते हैं तुमको, सीधे हम फोन घुमाएंगे राष्ट्रपति को, हटाइए उसको, तो राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद से हटा सकता है। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, अपने मंत्रिपरिषद में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन है तो पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है। ये एकदम व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूं आप सभी को। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ था। इसमें क्वेश्चन पहला इसलिए कि परामर्श करके, क्यों परामर्श करेगा वो, उसके इतना समय है कि बैठ के परामर्श किसी से करेगा? अरे हम प्राइम मिनिस्टर है भाई, हम क्यों परामर्श किसी से करें, हम किसी से राय लेने जाएंगे, नहीं इनको मंत्री बनाया जाए, गजब बेइज्जती है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा प्रश्न। चलिए इसी में, चलो आ गया, फिर आ गया मच्छर। देखो ये पहले ऑल आउट लगाया था तो लग रहा है ये ऑल आउट की महक इन सबको मतलब हद है, और गुड नाइट लेके आया तो असर ही नहीं कर रहा है, मतलब ये भी जानते हैं कि कौन सा यूज करना है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक संरचना के पदक्रम में निम्नलिखित पदों को उनके सही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। पहला नंबर पे लिखा है सचिव, दूसरा है संयुक्त सचिव, तीसरा है अतिरिक्त सचिव, चौथा है उप सचिव और पांचवा है अवर सचिव। और नीचे जो है क्वेश्चन कट गया है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं और फिर आप लोग बताइएगा। मैं ऑप्शन एक बार दे देता हूं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन पहला दिया हुआ है 1 2 3 4 5, लिखो 1 2 3 4 5। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं ऑप्शन देख लेता हूं क्या है। बी ऑप्शन में दिया है 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चूंकि कट गया है नीचे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, 1 3 2 4 5, लिखिए 1 3 2 4 5। और डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4। अब आपको क्या करना है, सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसको क्या करना है, सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। अब बताइए, जो सही क्रम में जब व्यवस्थित करना है तो आप जानते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक संरचना के पद क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, सचिव आएगा, संयुक्त सचिव आएगा, अतिरिक्त सचिव आएगा, उप सचिव आएगा या अवर सचिव आएगा? तो सबसे पहले कौन आएगा, सचिव आएगा। सबसे पहले कौन आएगा बेटा, सचिव आएगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि एक नंबर पे सचिव होगा। अब देखो एक नंबर किसका किसका है, तो देखिए यही एलिमिनेशन मेथड का आपको प्रयोग करना भी है। एक नंबर पे जाहिर सी बात है 3 लोग एक नंबर पे आए तो डी की कहानी तो वैसे ही खत्म हो गई, डी वहां पर खत्म हो गया। अब सचिव के बाद कौन आएगा, सचिव के बाद आता है अतिरिक्त सचिव। सचिव के बाद कौन आता है, यानी कि 3 नंबर, यानी कि अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव। तो जाहिर सी बात है एक के बाद 3 आएगा। अब देखो एक के बाद जैसे ही 2 ऑप्शन, तो ये दोनों के दोनों खत्म हो गए, आंसर हमारा हो जाएगा सी। बात समझ में आया? ये हमारा सी नंबर, देखो 2 ही ऑप्शन को मैंने लेके पकड़ा तो देखिए एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया, ऑप्शन हमारा निकल के आ गया। अतिरिक्त सचिव के बाद कौन आता है, संयुक्त सचिव आता है, यानी कि 2 नंबर, संयुक्त सचिव। जिसको नहीं मालूम हो लिख ले, संयुक्त सचिव आता है, ठीक है। और संयुक्त सचिव के बाद कौन आता है बेटा, उप सचिव आता है, यानी कि 4 लिखिए, उप सचिव। और लास्ट में जो आता है, जब छोटे एज में सिलेक्शन लेंगे आप सभी तो जीवन में उस ऊंचाई तक आप लोग पहुंच सकते हैं, अवर सचिव। बात समझ में आए सभी लोग? तो ये याद रखिएगा, ये इसका कालक्रम होता है, ठीक है। सचिव क्या होते हैं, सचिव किसी मंत्रालय अथवा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, इसलिए उसे सचिव कहते हैं। और वह नीति से संबंधित सभी विषयों पर मंत्री को सलाह देता है। सचिव साहब पीछे बैठे रहते हैं, वो मंत्री जी को सलाह देते हैं। मंत्री लोग नालायक तो होते नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो खैर मैं क्या बोलूं, मंत्री बनने के लिए आपको कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मेरा कभी किस्मत चमक जाए, हो सकता है कि मैं विधान परिषद में पहुंच जाऊं, मैं राज्यसभा में पहुंच जाऊं, हो सकता है मैं मंत्री बन जाऊं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग भी याद करोगे मुझे कि सर पढ़ाते थे पॉलिटी, पहुंच गए वहां तक। मैं बहुत लोग को जानता हूं। एक है मेरे जाने वाले टीचर जो उन्होंने एक सीएम के ऊपर किताब लिखा, और आज वो, खैर मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन आज वो है सीएम साहब के साथ रहते हैं। खैर वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हमको खुद समझ में नहीं आता था, लेकिन जो है सीएम साहब के साथ रहते हैं। खैर वो बातें मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, चलिए। अच्छा, अतिरिक्त सचिव पर क्या होता है, काम के दबाव को कम करने के लिए
अतिरिक्त सचिव का पद जो है सृजित किया जाता है। ये अतिरिक्त सचिव क्यों? काम का दबाव कम करेगा, सचिव के साथ रहेगा ये। संयुक्त सचिव क्या करता है? संयुक्त सचिव की नियुक्ति जो होती है विशेष रूप से दोनों सदनों के विधायी कार्यों को संपन्न करने की दृष्टि से की जाती है। वह संसद की समितियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, संयुक्त सचिव। और उप सचिव क्या होता है? उप सचिव एक ऐसा अधिकारी होता है जो विभाग की ओर से काम करता है और एक प्रभावशाली प्रवक्ता होता है। बात समझ में आया सभी को? और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अवर सचिव क्या होते हैं? किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अवर सचिव एक शाखा का संचालक और संगठन करता होता है। वह कार्य को आगे बढ़ाने, वह अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। तो इसके बारे में आपको मैंने दे दिया, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन। अच्छा, अदरवाइज कोई मेरी बातों को मत लेना, उनके बारे में मैंने कह दिया वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे। मुझे हो सकता है कि मैं उस लायक नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने तो खैर क्या बोलूं, सीएम साहब के साथ वो रहते हैं। खैर, नाम नहीं लेना चाहिए, कभी कभी जियो ने बच जाना चाहिए बिना नाम लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है? कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में, चलो काश हम भी सचिवालय पहुंच गए होते। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं विचार तब से कर रहा हूं, कितने सालों से कर रहा हूं। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। दूसरा, कैबिनेट सचिवालय का उद्भव ब्रिटिश शासन काल में हुआ था। तीसरा, कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। चौथा, उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। पहला केवल एक सही है, एक और तीन सही है, एक और दो सही है, और लास्ट जो है उपयुक्त सभी। उपयुक्त लिखिए, ऑल ऑफ दीज एबव, उपयुक्त सभी। अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। जो कैबिनेट सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो कैबिनेट सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, चूंकि अगर आज की दृष्टि में अगर आप देखें, भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, तो कार्यकारी परिषद के सचिव के पद को जो है कैबिनेट सचिव का नाम दिया गया था। ठीक है ना? और इससे संबंधित जो कार्यालय थे उस कार्यालय को कैबिनेट सचिवालय के नाम से कहा जाने, मतलब पुकारा जाने लगा। तो यही तो बात ये लिखा है ना, कैबिनेट सचिव होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कैबिनेट सचिवालय का उद्भव, ये भी बात बिल्कुल सही है। दो स्टेटमेंट में मैंने दे दिया आपको। कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट की बैठकों का क्या करता है? कार्यक्रम तैयार करता है। जो कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होते हैं, उसी का। इससे विचार विमर्श के लिए आवश्यक सूचना का प्रबंधन करता है। और कैबिनेट एवं उसकी समिति, जितनी भी समितियां हैं, उस समितियों के विचार विमर्श की संक्षिप्त टिप्पणियां जो है लिखता, जांचता, रखता, सब यही काम करता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये कैबिनेट कार्य पर निर्भर करता है, ये भी पॉइंट सही है। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा डी, सभी काम होता है। बात समझ में आया सभी को? तो ये भी चीजें आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, यदि राष्ट्रपति हुए, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री को समय समय पर मंत्रिपरिषद शाखा की महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में ये महत्वपूर्ण सूचनाएं भी देने का काम करता है। बहुत जिम्मेदारी है इनके ऊपर, इसको याद रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, चलो भाई पहले हैवी क्वेश्चन लेते हैं, फिर हल्का क्वेश्चन लिया जाएगा। ला क्या लिखा है भाई उपयुक्त में से? हाँ चलो, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखने से लग रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी करते हैं। पहला, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चौथा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करना होता है। और पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, बताइए। अब फिर इसका नंबरिंग गलत हो गया। चलिए मैं देख के बताता हूं, फिर आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, मैं एक मिनट देख लेता हूं क्या क्या इस पे है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। ये जो है 1 2 है। जो बी ऑप्शन है मैं देख लेता हूं। बी ऑप्शन जो है 2 4 है। सी ऑप्शन है ओनली 4 है। एंड डी ऑप्शन क्या है मैं देख लेता हूं। डी ऑप्शन जो है, एक मिनट रुक जाइए, टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है, लेकिन हम लोग इससे डरेंगे नहीं। ठीक है, 1 और 3 है। और आपसे बस पूछ रहा है कि कौन सा असत्य, यही पूछ रहा है ना कि कौन सा असत्य है। ध्यान से देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने को लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है,
उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा द्वारा ही हटाया जा सकता है। लोकसभा से क्या लेना देना भाई, बात समझ में आया? तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, चलिए ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला दिया है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? पहले ये बताओ, आपसे पूछ रहा है तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। क्या यह बात सही है कि गलत, ये बताओ। उपराष्ट्रपति आप जानते को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। इसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, यह भी पॉइंट सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, और यह भी पॉइंट सही है। लेकिन ये चौथा पॉइंट लिख के काम गड़बड़ा दिया, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा, ये गलत है। यानी कि वनली क्या हो जाएगा, वनली ऑप्शन सी इसका सही जवाब, वनली 4। चूंकि ये असत्य पूछा था, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए एकदम ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जैसे मैंने कहा कि केवल राज्यसभा द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से क्या करना पड़ता है, एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है, सहमति सिर्फ लेनी पड़ती है। इसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और यहां पर जो लास्ट बस ये था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों लिख दिया था, इसलिए चूंकि ये लोकसभा नहीं, ओनली राज्यसभा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4। चलिए अगले छठवें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए, फिर नीचे वाला कट जा रहा है, क्या करूं मैं इसका। निम्नलिखित में से किन उपराष्ट्रपतियों ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? पहला, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, बीडी जती और गोपाल स्वरूप पाठक। और ऑप्शन मैं यही लिख दे रहा हूं, 1 2, बी जो लिखा है 1 4, सी जो लिखा है 2 3 और डी जो लिखा है 3 और 4। बताइए निम्नलिखित में से किन उपराष्ट्रपतियों ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? यानी कि जो उपराष्ट्रपति थे वो क्या किए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किन किन ने कार्य किया। अब अगर आप लोगों ने अगर पूरे अभी तक आजादी से लेकर अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हैं, जितने भी उपराष्ट्रपति हैं, अगर उनका कार्यकाल को आपने याद किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ये सच्चाई है। लंबी चौड़ी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले कौन बना, राजेंद्र प्रसाद जी के बाद कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया, ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है परीक्षा में, और ये सब गलती कर रहे हैं, मतलब अपना नंबर खो रहे हैं। अब इस देखो इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न का जो अगर ध्यान से देखें, बीवी गिरी, ये बीवी गिरी साहब हैं, और बीडी जती ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो बीबी गिरी और बीडी जती सॉरी तो बीबी गिरी और बीडी जती ने, यानी कि हमारा 2 और 3 किसमें सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। ये कार्यवाहक के रूप में ये लोग कार्य किए हैं। 1969 में देखेंगे आप तो देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, और जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है। और जब राष्ट्रपति की हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी साहब ने 1969 में ही पहले कार्यवाहक कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था। तो 1969 में कौन थे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति थे कौन, में कार्यवाहक कब बने, उस समय जो राष्ट्रपति थे 1969 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, देश के जो क्वेश्चन में दिया गया, हाँ देश के तीसरे राष्ट्रपति क्या नाम था, जाकिर हुसैन साहब। और जाकिर हुसैन साहब की हो जाती है मृत्यु, और उनकी मृत्यु के बाद जब उपराष्ट्रपति कौन था उस समय बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, और उनको तुरंत जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा। यही कहानी 1977 में भी देखने को मिलती है। 1977 में देश के 7वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, याद रखना 7वें राष्ट्रपति। मैं अगले पेज पे लिख दूं, हालांकि ये सब तो दिख रहा होगा आप सभी को। चलिए मैं अगले पेज पे लिखता हूं। चलिए, मैंने कहा कि 1969 में 1969 में देश के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, देश के तीसरे राष्ट्रपति। देखिए ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन याद रखना चाहिए। तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, क्या थे नाम था, जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन। और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तब कार्यवाहक कौन बनता है? तो कार्यवाहक बनते हैं, क्या नाम है? कार्यवाहक बनते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी। तो कार्यवाहक भी पूछा था आपसे। यही घटना 1977 में होती है, 1977 में। 1977 में देश के 7वें राष्ट्रपति कौन बने? देश के, जाके पढ़ के घर से पढ़िएगा अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं। 7वें राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका? फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद लिख लो, जिनको नहीं मालूम, फखरुद्दीन अली अहमद। और इनकी हो जाती है क्या? मृत्यु। और इनकी मृत्यु के बाद जाहिर सी बात है, कार्यवाहक कौन था? उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय कौन बना? तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का जो श्रेय जाता है वो बीडी जती को जाता है। बीडी जती। अब समझ में आया ना कब कब हुआ ये? तो इसीलिए प्रश्न को ध्यान से मैंने कहा 1969 और 1977, दो चीजें याद रखिएगा। और यही तो आपसे प्रश्न में पूछा है ना। तो हो जाएगा कौन? बीबी गिरी और बीडी जती, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस टाइप का मैं क्वेश्चन दिया हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन उसमें भी कुछ कटा है क्या? चलिए। किसी भी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी विधानसभा, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इनका अस्तित्व है, मिलकर राज्य की विधायिका का निर्माण करते हैं। अच्छा जी। दूसरा, राज्यसभा विधानसभा परिषद के रूप में कार्य करती है। अच्छा। तीसरा, राज्यसभा विधानसभा परिषद के रूप में कार्य करने का केवल आमंत्रण स्वीकार कर सकती है। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, एक दो तीन सही है, और लास्ट ऑप्शन में एक बार देख लेता हूं भाई, मेरे पास ऑप्शन का देखो, यही तो लास्ट में गड़बड़ कर दे रहा है। डी है 2 और 3। अब बताइए क्या सही जवाब होगा? अब सही जवाब क्या होगा, बस मुझे यही बताइए। जो राज्यसभा है, मान लीजिए जैसे केंद्र में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। केंद्र में जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे राज्यों में विधानसभा विधान परिषद भी है। तो बोला है कि राज्यसभा विधान परिषद के रूप में कार्य करती है। कोई बात नहीं। राज्यसभा अच्छा, ये तो ठीक है। राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद मिलकर राज्य की विधायिका का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर सी बात है, जब एक और दो सही हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है? राज्य की जो विधायिका होती है वो राज्यपाल एवं एक सदन अर्थात मतलब विधानसभा से मिलकर बनती है। विधान परिषद के कुल मतलब केवल कुछ राज्यों में ही है, सभी लोग पता है। विधान परिषद को राज्यसभा का निम्न सदन भी कहा जाता है। बात समझ में आया सभी को? राज्य की जो विधानसभा को राज्य की सदस्यता का आमंत्रण स्वीकार करने का अधिकार है, लेकिन इसे केवल आमंत्रण स्वीकार करने के रूप में ही स्वीकार कर सकती है। बात समझ में ना? इसीलिए तीसरा हो गया गलत। ठीक है, चलिए, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओनली बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कट गया। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की अधिकतम 600 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य और प्रत्येक सदस्य कम से कम 25 वर्ष का ये पूछा है। दूसरा, राज्य की विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, और ना तो एक ना तो दो सही है। बताओ इसमें क्या दिया है इस प्रश्न में? एकदम बच्चों वाला प्रश्न है। इतना तो आप लोग चुनाव उनाव यूपी बिहार में रोज देखते हैं, चुनाव होता रहता है, हमेशा चुनावी माहौल रहता है। और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कुछ दिया भी है कि जो आप ना कर पाए? बताइए, इसमें ऐसा क्या नहीं दिया, बताओ। पहला कह रहा है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम 600 सदस्य, कहीं पढ़े हो आज तक? अधिकतम 600 सदस्य कहीं पढ़े हैं? अरे अधिकतम मैक्सिमम 500 हमने पढ़ा, मैक्सिमम 500 होना चाहिए। और मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम ये पढ़ा होगा, वो कितना पढ़ा है? 60 सदस्य होने चाहिए। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ये तो वैसे ही कहानी खत्म हो गया। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम की राज्य की विधानसभा में मात्र 32 सदस्य। कुछ अपवाद है, अपवाद जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, सिक्किम है, सिक्किम है, यहां पर कितने हैं? मात्र 32 विधानसभा के सदस्य हैं। ये अपवाद है, कुछ अपवाद है।
विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक और 1/12 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी कहा गया है। अधिकतम बेसिकली कहा जाता है कि संख्या 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य, ये भी कहा गया है। लेकिन यहां कहा है कि राज्य की विधानसभा सदस्य का प्राप्त करने का व्यक्ति 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही बात कही गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपको मालूम होना चाहिए कि विधायक बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए, सांसद लोकसभा का बनने के लिए 25 साल चाहिए, राज्यसभा का बनने के लिए कितना चाहिए कमेंट करके बताइएगा, 30 साल चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए, 35 साल चाहिए, और गांव का प्रधान बनने के लिए कितना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है सबको? तो राज्य की विधानसभा की सत्ता प्राप्त करने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि प्रत्येक सदस्य कम से कम 25, ये सब क्या कहानी है भाई? पहले तो यही गलत हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का कौन सा सत्य है? पहला, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। दूसरा, इसके कार्यकाल को आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, विधानसभा का कार्यकाल समय से पूर्व भी राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। और चौथा है उपयुक्त सभी। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो इस प्रश्न को बिल्कुल ही सही करेंगे, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या बोला है कि विधानसभा के संदर्भ में सही बताइए, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही बात है कि विधानसभा के संदर्भ में, सॉरी, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति आ गई तो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। कहां से चुनाव ना होगा, और विधानसभा को राज्यपाल समय से पहले भी भंग कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु यह विस्तार आपातकाल जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो 6 महीने से अधिक नहीं हो पाएगा, यानी कि 6 महीने के अंदर चुनाव ना कराना होगा। तो जाहिर सी बात है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। कार्यकाल आपातकाल 1 वर्ष पड़े, बिल्कुल सही है। कार्यकाल समय से पूर्व भी राज्य, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सही जवाब डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरी कहानी बताई दिया हूं आप सभी को। अगला प्रश्न करते हैं। आज का मुझे लगता है आखिरी प्रश्न होगा, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, और फिर इसमें कुछ कट गया। पहले प्रश्न को देखिए, मैं इसका एक ऑप्शन लेकर आता हूं। चलिए प्रश्न को देख लीजिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से, अरे लिख लो यार, नन ऑफ दीजिए बब, नन ऑफ दीजिए बब, लिख, नन लिख लो, छोड़ो, इतना क्या टेंशन लेना। चलो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं सभी लोग विचार। पहला, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 26 जनवरी 1949 को हुआ। दूसरा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अस्थायी भवन वर्ष 1958 में जो है स्थापित किया गया। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। कौन सा कथन क्या है सही है? पहला, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, और उपरोक्त में से ना तो एक ना तो दो सही है। आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और यहां पर क्या दे रहा है 1949 दे रहा है। ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो ये गलत हो गया। दूसरा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अस्थायी जो भवन है ये पूछ रहा है, तो आरंभ में जब न्यायालय की बैठक संसद भवन के जो प्रिंसेस चेंबर था, जिसे हम प्रीवी काउंसिल चेंबर पहले हुआ करती थी, वो वर्ष 1958 में वर्तमान भवन में हस्तांतरित कर दिया गया था। बात समझ में आया सभी को? तो यही तो प्रश्न पूछा, क्या पूछ रहा है? एक मिनट रुक जाइए आप सभी, एक मिनट सभी लोग रुक जाइए।